प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के हमारी विरासत कक्षा 7 के पाठ 4 को लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आप मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मुगल साम्राज्य 1526 से शुरू होता है। इसमें सबसे पहले हुक्मरान बाबर, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी से पानीपत की पहली लड़ाई में विजय हासिल की और उसने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। मुगल साम्राज्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा के साथ ही मुगल काल की स्मृति हमारे मानस पटल पर उभर आती है। मुगल काल का मध्यकालीन इतिहास में बड़ा महत्व है। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, वे राज्य के पतन के बाद भी वर्षों तक कायम रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जो बाद के शासकों के लिए भी मददगार साबित हुई। भारत की आज़ादी के तत्काल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मुगल शासक द्वारा बनाए गए लाल किले पर ही राष्ट्रीय तिरंगा लहराया था। उस समय से हमारी ये परंपरा कायम है और प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय पर्व उसी स्थान पर मनाते आ रहे हैं। वास्तव में मध्यकालीन भारत का इतिहास मुगल साम्राज्य के इर्द गिर्द ही घूमता है। मुगल शब्द का अर्थ, मुगल शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बहादुर है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। मुगल 2 महान राजवंशों के वंशज थे। बाबर पिता की ओर से ईरान, इराक व तुर्की के शासक तैमूर का 5वां और माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान का 14वां वंशज था। उसके व्यक्तित्व में मंगोल तुर्की परंपराओं और आदर्शों की झलक मिलती है। मुगल राजवंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली के सुल्तानों की राजपथ संबंधी अवधारणा में भी बदलाव आया। बाबर 1526 से 1530 तक। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर को 12 वर्ष की उम्र में पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगाना की गद्दी मिली, लेकिन कुछ समय बाद ही यह युद्ध में पराजय के फलस्वरूप उसे फरगाना की गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद वो काबुल होता हुआ भारत पहुंचा। इस समय तक उसके पास युद्ध कौशल की निपुण और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक बड़ी सेना थी। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में उसने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1527 में खानवा में राणा सांगा तथा 1528 में चंदेरी के राजपूतों को पराजित कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। हुमायूं 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556 में। बाबर के मृत्यु के बाद उसके बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा और हुमायूं को अपने भाई कामरान के कारण अफगान प्रतिद्वंदियों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। यह उसकी असफलता का बड़ा कारण था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज में पराजित किया। फिर उसने 1555
में दिल्ली पर कब्जा किया और 1556 में उसकी देहांत हो गई। अकबर 1556 से 1605, 13 वर्ष की अल्प आयु में ही हुमायूं के पुत्र अकबर ने राजगद्दी संभाली। अपने पिता हुमायूं के मृत्यु के समय वह पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था। उसके संरक्षक बैरम खां ने उसे वहीं ईंटों का साधारण सा मंच बनाकर हुमायूं का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राज्यारोहण के बाद 4 वर्षों तक उसने बैरम खां की देखरेख में राजकाज किया। 1556 में पानीपत द्वितीय युद्ध में अकबर ने सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया। इस युद्ध में अकबर की ओर से राजा मानसिंह तथा महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर ने कमान संभाली थी। जहांगीर 1615 से 1627 तक। अकबर का बेटा सलीम, जो कि बाद में जहांगीर कहलाया, जहांगीर अपने पिता की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। उसने भी अपने साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को विस्तार किया। शाहजहां 1627 से 1658 तक। शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी बना। शाहजहां के राज्यारोहण से मुगलों की दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ हुआ। औरंगजेब 1658 से 1707 तक। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में 34% मनसबदार हिंदू थे। हालांकि उसकी धार्मिक नीति रूढ़िवादिता पर आधारित थी। उसने भी अपने राज्यपाट के दौरान मुगल साम्राज्य को विस्तार किया। शेरशाह सूरी का उदय 1540 से 1545 तक। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खां सासाराम बिहार के जागीरदार थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर का आक्रमण से रक्षा करने की उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। बड़ी फुर्ती और बहादुरी से शेरशाह ने शेर को मारकर गिराया था। शेरशाह अरबी फारसी का अच्छा ज्ञाता था। शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन प्रजा के कल्याण की भावना से प्रेरित था। वह सभी विभागों के कार्यों को स्वयं देखता था। उसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि वे केवल उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वे शेरशाह को केवल सलाह दे सकते थे, परंतु उसे मानना या ना मानना शेरशाह की इच्छा पर निर्भर था। वह प्रत्येक विभाग की छोटी से छोटी रिपोर्ट को स्वयं पढ़ता था। उसका प्रशासन केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन व्यवस्था में बटा हुआ था। प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। शेरशाह कुशल प्रशासक था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। सैनिक तथा असैनिक कार्यों में उसकी उपलब्धियां काबिल तारीफ है। उसे प्रशासन के लिए करीब 5 वर्षों का ही समय मिल सका, लेकिन इस सीमित समय में ही उसने कई बड़े बड़े काम कर दिए। यह ठीक कहा गया है कि जिस कुशल प्रशासन तंत्र की स्थापना उसने की थी, उसका लाभ मुगलों को प्राप्त हुआ और उसके कारण ही मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त हुआ। शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों और सरायों का निर्माण करना था। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। इससे साम्राज्य सुदृढ़ीकरण के साथ व्यापार तथा आवागमन की भी उन्नति
हुई। कलकत्ता अब कोलकाता से पेशावर तक बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड उसके दिमाग की बड़ी उपज थी। झारखंड से भी यह सड़क गुजरती है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य का विस्तार। महान मुगल बादशाहों ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। जब बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी तो इसका क्षेत्र सीमित था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 सूबे प्रांत थे, एक अफगानिस्तान में, 14 उत्तर भारत में तथा 6 दक्कन में। मुगल साम्राज्य में वर्तमान भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान तक फैला था। अशोक के अतिरिक्त हिंदुस्तान के किसी भी साम्राज्य ने इतने विस्तृत क्षेत्रों पर शासन नहीं किया। सन 1686 से 1689 का काल मुगलों की राजनीतिक बुलंदी का समय था, जबकि बीजापुर तथा गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में शामिल हुए तथा मराठों की शक्ति धूमिल हो गई। मुगल शासन में राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। मुगलों में उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम नहीं था। मुगल साम्राज्य में सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। वजीर, ये साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। मीर बख्शी सर्वोच्च वेतन अधिकारी था। सदर उद सुदूर, ये धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह दिया करता था। मनसबदार व्यवस्था। मनसबदार प्रथा मुगलों की शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अरबी भाषा के शब्द मनसब का शाब्दिक अर्थ है पद। उसके 2 भाग थे, जात व सवार। जात से तात्पर्य व्यक्तिगत सेना से था, जबकि सवार से तात्पर्य घोड़ों की संख्या से था। खानसामा, ये बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसका कार्य शाही रसोई घर तथा राजमहल के अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना था। काजी उल कुजात, मुख्य काजी। मुगल बादशाह सभी मुकदमों का निर्णय नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने राजधानी में एक मुख्य काजी, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया था। दारोगाए डाक चौकी, ये गुप्तचर और डाक विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके दूत सारे देश में होते थे और देश के कोने कोने से सूचना लाकर देते थे। मीर आतिश, ये मुगल सेना के तोपखाने का प्रधान होता था। इसका प्रमुख कार्य तोपखाने की व्यवस्था देखना होता था। आर्थिक व्यवस्था। मुगलों के काल में कई बड़े नगर काफी समृद्ध हो चुके थे, जिसमें आगरा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, पटना, काबुल, राजमहल, हुगली, वर्धमान, ढाका और चटगांव आर्थिक रूप से संपन्न थे। मुगल काल में सड़कों और नदियां यातायात के मार्ग थे। मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख केंद्र सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। सड़कों पर सुरक्षा का प्रबंध था। यात्रियों के आराम के लिए सड़कों के किनारे छाया वाले पेड़, सराय, कुएं आदि बनाए जाते थे। सूरत मुगल काल की बंदरगाह थी। मुगल काल में विदेशी व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। व्यापार एशिया तथा यूरोप के विभिन्न भागों से होता था। आयात की मुख्य वस्तुएं सोना, घोड़े, धातु, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मखमल, इत्र आदि थी। निर्यात की वस्तुएं सूती कपड़ा, काली मिर्च, मसाले आदि प्रमुख थे।
मुगल बादशाहों ने साम्राज्य के अनेक प्रमुख नगरों में टकसालें खोली थीं। अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। अकबर एक महान शासक। अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक था। उसके राज्यारोहण से भारतीय इतिहास एक नया युग का उदय हुआ। यह युग शांति और समृद्धि का था। अकबर की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। इसमें सभी वर्गों का योगदान था। अकबर के साम्राज्य की शांति अकबर ने साम्राज्य में शांति तथा समरसता स्थापित करने के लिए धार्मिक उदारवाद की नीति का अनुसरण किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर की नीति प्रजा की अधिकतम कल्याण पर आधारित थी। उसने प्रजा तथा शासक के मध्य की दूरी को पाटने की कोशिश की। समस्त साम्राज्य में प्रशासनिक एकता, भू राजस्व प्रशासन, समान कर प्रणाली, शासकीय पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्तियों के द्वारा एक ऐसा सुसंगठित प्रशासन तंत्र स्थापित हुआ जैसा मध्यकाल में पहले कभी नहीं हुआ। अकबर के 9 रत्न। बीरबल परम बुद्धिमान, तानसेन संगीत सम्राट, अब्दुल रहीम खान प्रतिष्ठित कवि, राजा टोडरमल राजस्व एवं वित्त मंत्री, राजा मानसिंह प्रधान सेनापति, मुल्ला दो प्याजा सलाहकार, हकीम हुमाम खान सामा, अबुल फजल इतिहास, दर्शन और साहित्य का ज्ञाता, फैजी राजकवि, लेखक। मुगल काल में झारखंड। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में झारखंड के लिए पोखरा प्रदेश नाम प्रयुक्त किया है। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड को तेलियागढ़ी के रास्ते का प्रयोग किया था। खान देश के शासक आदिल शाह तृतीय को झारखंडी सुल्तान की उपाधि मिली थी, जो शेरशाह का परपौत्र था। मुगल शासक अकबर और जहांगीर का झारखंड पर ध्यान शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे के कारण गया था। 1585 ईस्वी में अकबर ने झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था। जहांगीर के समकालीन चेर राजा मेदिनी राय का पलामू में शासन था। शेरशाह ने पादशाहनामा में इनके पलामू अभियान का तिथि क्रम वर्णन है। शाइस्ता खां ने 1641 ईस्वी एवं इतिकाद खां ने पलामू पर आक्रमण कर मुगलों का आधिपत्य स्थापित किया था। ये शाहजहां के द्वारा नियुक्त बिहार के सूबेदार थे। शाहजहां के समय मुगल नागवंशी संबंधी सौहार्दपूर्ण थे। औरंगजेब के समय में मुगलों का संघर्ष मुख्य रूप से पलामू के चेर राजाओं के साथ होता रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड मुगलों से
से स्वतंत्र हो गया।